आवश्यक है या इम्पॉर्टेंट है वह जो है उस पर आप रेखा खींचते जाना। ठीक है, मैं अब पहले पढ़ रही हूँ, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। अपनी पुस्तक में कहानी नर से नारायण, ठेस नहीं, नर से नारायण है ना, दूसरा लेसन नर से नारायण है। ठीक है, नर से नारायण एक निबंध है। ठेस कहानी में आगे पहुँच गई थी। नर से नारायण एक निबंध है। हमारी हिंदी गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? निबंध। और हम निबंध का आज अध्ययन करेंगे जो एक ललित निबंध है, अर्थात ऐसा निबंध है जिसमें हास्य व्यंग दोनों हैं। और इसके निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय प्रमुख निबंधकारों में से माने जाते हैं। ये एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को एक ऐसा स्थान दिया है जिसमें हमारी हिंदी भाषा सटीक और संपूर्ण रूप से सशक्त भाषा के रूप में सामने आई है। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, आप पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकार बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आगर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से आपको विभूषित किया। आप छतरपुर नरेश के वैयक्तिक सचिव भी रहे। आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक के रूप में चिंतन की प्रखरता और गंभीरता से साहित्य जगत में बाबूजी ने अपना विशेष स्थान बनाया। अंडरलाइन कर लीजिए, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश पूछा जाता है। ये बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इन्हें पूछा जाता है। ठीक है, फिर इनकी रचनाओं में तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ भारतीय सिद्धांतों की सूक्ष्म विवेचना मिलती है। आपने धर्म, दर्शन एवं साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखे हैं। बाबू गुलाब राय का निधन 13 अप्रैल 1963 को हुआ। काव्यशास्त्र, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श जैसे आलोचनात्मक कृतियाँ एवं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए पूरा पैराग्राफ। काव्य शास्त्र, सिद्धांत यहाँ से लेकर के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं यहाँ तक। ठीक है, भाषा सरल, सुबोध और व्यावहारिक है। गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनके साहित्य में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान भाषा यहाँ से लेकर के प्रयोग भी मिलता है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा शैली, मुहावरों और कहावतों के सटीक प्रयोग करने में ये सिद्धहस्त हैं। अपनी कृतियों में वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। द्विवेदी युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गंभीर विवेचन करने वाले विद्वानों में गुलाब राय का नाम शीर्ष स्थान पर है। अब आप पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। हम हिंदी भाषा की प्रमुख विधा जो गद्य में निबंध है उसके निबंध के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, निबंध की शैलियाँ हम पढ़ चुके हैं और निबंध का विकास भी हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं में। आगे इसकी पुनरावृत्ति फिर से होगी, लेकिन इसमें आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि इन्होंने किस किस निबंध की कौन कौन सी शैली में अपनी रचनाएं की हैं, जैसे वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक। हास्य व्यंग्यात्मक शैली को हम ललित शैली भी कहते हैं और नर से नारायण निबंध आपका ललित शैली में ही लिखा गया है। अब इसका सारांश मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद मैं केंद्रीय भाव भी पढ़ती हूँ। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें आवश्यक होता है कि हम उसका जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय पढ़ें। यह आपको बताया गया है, 3 बिंदुओं में लिखा जाता है बोर्ड में। साहित्य में स्थान,
भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं और यदि आवश्यक हुआ तो उनकी उपलब्धियां। इसके अतिरिक्त फिर केंद्रीय भाव रहता है जिसमें पूरे लेसन की समरी होती है या सारांश होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है लेखक का, पाठ कौन सी शैली में लिखा गया है, ये सारा उसमें केंद्रीय भाव में दिया होता है। यहाँ नर से नारायण एक ऐसा निबंध है जिसमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब वर्षा ऋतु नहीं आती है और कृषक अपने खेतों में फसल के लिए बीज डाल देता है और दिन रात वह आकाश की ओर देखता है कि कब बादल छाएंगे, कब वर्षा होगी और कब उसकी फसल फिर हरी भरी होगी। लेकिन जब बादल नहीं बरसते हैं, बीज फसल नष्ट हो जाती है, तब कृषक कितना अधिक परेशान होता है। और जब वर्षा होती है तो उसकी पहली फुहार से बच्चों पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, वो कितने अधिक प्रसन्न होते हैं। और लेखक भी उस प्रथम वर्षा के अनुसार कब अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर बच्चों की मनोवृत्ति का वर्णन किया है कि जब वर्षा होती है तो बच्चे अपने कागज़ की नाव बनाकर भी उसमें पानी में तैराते हैं। इसी तरह से यदि वर्षा बाद में होती है, फसल नष्ट होने के बाद, तो लेखक का कहना है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात ऐसी वर्षा से कोई मतलब नहीं है जब हमारी फसल ही नष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ लेखक ने उसका वर्णन किया है कि जब वर्षा होती है तब समय के पश्चात होती है, जब आवश्यकता थी जब तो होती नहीं है, और जब होती है तब इतनी भयानक होती है कि उनके घर के आसपास चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। और पानी ही पानी भर जाने के कारण कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई रेखा खींची हुई नहीं है, जिसके कारण वो पानी सारा उनके घर के अंदर प्रवेश करने लगता है। उनके रोशनदान से जब पानी प्रवेश करने लगता है तब उन्हें जो है नायग्रा फॉल्स महसूस होने लगता है कि वह किसी बड़ी जगह पर पहुंच गए हैं, और उन्हें यह महसूस होता है कि वह स्वयं ही नर बन चुके हैं, नर से नारायण बन चुके हैं। नर से नारायण, नर का अर्थ होता है मनुष्य और नारायण वह है जो पानी में रहता है, जल में रहता है। लेखक स्वयं को भी नारायण मानने लगते हैं कि उनके घर के चारों ओर पानी भरा हुआ है और वो उस पानी के बीच में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें घर में दिया सलाई भी नहीं मिलती है। जब ढूंढते हैं लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है। लाइट रोशनी करने के लिए जब वो ढूंढते हैं तो लालटेन भी नहीं मिलता है, दिया सलाई भी नहीं मिलती है। तब वो उदाहरण देते हैं कि दिया सलाई ढूंढना वैसा ही कठिन काम है जैसा कि आज के बच्चों से यदि कहो कि वह कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों को ढूंढ के लाए या कोई बड़ा काम करके दिखाए। यहाँ अब मैं इस पाठ को मैं पढ़ती हूँ, जहाँ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी पंक्ति, उस पर आपको अंडरलाइन करना है। ध्यान देना है कि मुहावरे कहाँ पर किस पंक्ति में है और किस पंक्ति में लोकोक्ति है, कहाँ लेखक ने व्यंग किया है और कहाँ लेखक ने स्वयं को नर से नारायण कहा है। फसल किस महीने में बोई थी कृष्ण, और लेखक कब परेशान होते हैं, कौन सा महीने में बारिश नहीं आती है। ठीक है, अब आप केंद्रीय भाव पे ध्यान दीजिएगा। निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। निबंध किसे कहते हैं, आपको परिभाषा लिखवाई है पिछले वर्ष। ठीक है, तो निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है, अर्थात इसमें आप अपने विचारों को विस्तार से व्यवस्थित भूमिका से लेकर के समापन तक लिख सकते हैं। प्रस्तुत निबंध इस कथन को पूर्णतः सिद्ध करता है। यद्यपि इस निबंध की विषय वस्तु वर्षा केंद्रित है, किंतु निबंधकार अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों को भी स्पर्श करते हैं। निबंध के प्रारंभ में अवर्षा की स्थिति से प्रभावित प्रकृति को संकेतित किया गया है। इस पैराग्राफ की प्रथम लाइन पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। यह पंक्ति हमेशा बोर्ड में पूछी जाती है या इसकी व्याख्या पूछी जाती है। बाद में वर्षा के प्रभाव को अनेक रूपों में व्यक्त करते हुए निबंधकार ने एक सामान्य सी गृहस्थी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को प्रकट किया है। वर्षा का गया वर्षा का प्राकृतिक आ गया सौंदर्य भले ही मनमोहक है, किंतु वर्षा की प्रचुरता ने घर को जगह जगह क्षतिग्रस्त किया है। कहीं फर्श टूट गया है तो कहीं जमीन धंस गई है।
धंस गई थी। वर्षा ने घर को कुछ इस तरह से जलमग्न कर दिया था कि गृहस्वामी को अन्यत्र जाना पड़ा। फिर भी वर्षा के ये कष्ट इसलिए वरदान तुल्य थे कि वर्षा से ही जीवन का विकास होता है। जल ही जीवन है, इस पर आपको निबंध भी आता है। ठीक है, वर्षा से ही सभी जीव जंतु व्यवस्थित हैं और स्वस्थ और प्रसन्न हैं। निबंधकार ने अपने आप को नारायण के रूप में ही इस वर्षा के बीच में अनुभव किया है। नारायण वह है जो जल में निवास करता है। नारायण पोषण करने वाले हैं। वर्षा का जल सृष्टि का पोषण करता है। यह निबंध ललित निबंध की कोटि का है। अनेक कवियों की प्रसिद्ध उक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधकार ने उनके अर्थ अपने अनुकूल करने का चमत्कार भी प्रकट किया है। निबंधकार ने व्यंग के लिए भी अवसर निकाला है। ललित शैली में रचा गया यह निबंध उद्धरण आधारित अपनी प्रस्तुति में आकर्षक है। अब मैं पाठ आरंभ कर रही हूँ आपका, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। सितंबर के महीने में रेखांकित कर लीजिए इसको। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। मैंने भी धर्म पालन के लिए पास के एक क्षेत्र में चरी बो रखी थी। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थीं। चरी किसे कहते हैं पता है? चरी उसे कहते हैं जब किसान जब फसल बोता है, ज्वार खेतों में डालता है और ज्वार जब झुंड के रूप में जब इकट्ठी पैदा होती है उसे हम चरी कहते हैं। लेकिन जब वो खेतों में उसको ज्वार के रूप में फसल के रूप में लेना चाहता है तो फिर उसमें से निंदाई गुड़ाई करके पौधों को छांटने की प्रक्रिया करता है। तो चरी जो है उन्होंने तैयार की थी, लेकिन पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी। अर्थात वर्षा नहीं होने के कारण वो ज्वार की पत्तियां सारी पौधों की सूखने लगी थीं। मैं भी जीवदया प्रचारणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते नौनिहाल, किंतु अब तन मन मुरझाए हुए नव उम्र पौधों को की बेकसी पर और अपनी गाढ़ी कमाई के 20 रुपयों की बर्बादी पर दो चार आंसू बहा देता। लेकिन उनसे होता क्या? दो चार आंसू बहा देना मुहावरा है। अर्थात दुखी होना कि वर्षा हो रही नहीं है और बीज बो दिए जा चुके हैं खेतों में। यदि वे रीतिकालीन काव्यों की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी होते जिनसे कि समुद्र का पानी खारी हो गया था, तो भी वे खारी होने के कारण सिंचाई का काम न देते। खैर, फिर भी गरीब किसानों की सार को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। ऐसे मालूम होने लगा कि अब दीनदयाल के कान में भनक पड़ी और शायद यह न कहना पड़े, का वर्षा जब कृषि सुखानी, धूम धुमारे कारे कजरारे। इन शब्दों पर आप जो किए हुए हैं अंडरलाइन आप करते जाना। शाम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। मयूर नृत्य करना। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा में उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। बाहर घूमता फिरा नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित हुआ। आनंद और कर्तव्य तथा क्षय प्रेय का समन्वय करने कॉलेज भी गया। यद्यपि मेरा सदा छुट्टी सी रहती है, तो भी वर्षा के कारण कॉलेज बंद हो जाने से बालकपन के संस्कारों वर्ष प्रसन्नता का अनुभव किया। धुली धुलाई सड़कों की स्निग्ध चमकीली छटा तथा चारों ओर के नयनाभिराम छायावादी आर्द्र सौंदर्य का आस्वादन करता हुआ, हंसता खेलता खेती की ओर हर्षपूर्ण दृष्टिपात करता हुआ उमंग भरे हृदय के साथ घर लौटा। पहली वर्षा जब होती है तब हमको सभी को बहुत अच्छा लगता है। मौसम में ठंडक रहती है, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है और हम इतने प्रसन्न होते हैं कि बाहर सड़कों पे बाहर आ जाते हैं बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। इस स्थिति में चाहे छोटा हो, बड़ा हो या कम उम्र का हो या अधिक उम्र का, वह भी बाहर आए बिना नहीं रुक सकता है। लेखक की भी वही स्थिति है। वर्षा नहीं हुई तब तो वो दुखी हो रहे थे कि बादल या तो खेतों को जला डालेंगे या फिर क्षितिज के तट से अब उठेंगे बादल बनकर, तब तक मेरी फसल सारी नष्ट हो चुकी होगी। क्षितिज किसे कहेंगे? वह स्थान जहाँ पर हमें आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जितना हम आगे जाते हैं वह भी उतनी दूरी पर आगे बढ़ते जाते हैं। उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। यहाँ लेखक ने ऐसा समझाते हुए कहा है कि मेरी स्थिति भी वही थी
कि मैं कॉलेज बंद होने के बाद भी उस पहली वर्षा का आनंद लेने के लिए कॉलेज अवश्य गया और वहाँ पर अपनी इस वर्षा का आनंद जो है मैंने पूर्ण रूप से उठाया। मेह के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी उससे प्रेरित हो लिखने बैठ गया। कभी कभार बाहर जाकर मेघाच्छादित गगनमंडल की शोभा निरख लेता था, किंतु मैं यह नहीं जानता था कि इस सुंदर में इतना विष भरा है। कभी कभी पीछे की ओर बगीचे में जाकर शेफाली की उदार सुमन वर्षा का तथा धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित यौवन भरी लहलहाती लोनी लताओं के सौंदर्य मधु को अपने सतृष्ण नेत्रों द्वारा पान कर